प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस थियरी। दोस्तों, हम जानते हैं कि मनुष्य वंश, वंशानुगत परंपरा, वातावरण, पर्यावरण, प्रकृति, लालन, पालन, पोषण, काल, परिस्थिति, स्थान आदि के अनुसार उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। उसकी सोच, उसकी दृष्टिकोण, उसकी दशा दिशा, इसका निर्धारण होता है। वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी में जन्मे ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक हंस आइसेंक ने 50 के दशक में किया था। कालांतर में इस सिद्धांत को वैयक्तिक मनोविज्ञान के जनक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक आल्फ्रेड बिनेट ने अपना अमूल्य योगदान देकर और भी ज्यादा इसे परिमार्जित एवं परिष्कृत किया। दोस्तों, मीडिया पर प्रकाशित, प्रसारित न्यूज, व्यूज, रिव्यूज, इंटरव्यूज, प्रीव्यूज, आर्टिकल, फीचर, एडिटोरियल, एडवर्टीजमेंट, इन सब का व्यक्ति के ऊपर अलग अलग असर पड़ता है और हर व्यक्ति उसको अलग प्रकार से ग्रहण करता है। उसकी उत्तेजना और प्रति उत्तर अलग अलग होती है, यानी कि उसका स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी धारणा, उसकी अपनी अवधारणा, अपनी बोधगम्यता, उसकी अपनी अलग प्रत्यक्षण होती है। उसकी अपनी सेलेक्टिव एक्सपोजर, सेलेक्टिव परसेप्शन, सेलेक्टिव रिटेंशन, सेलेक्टिव रिकॉल होती है। तो इसी आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत का विकास हुआ। इसकी महत्ता स्वीकार की गई और यह अस्तित्व में आया और धीरे धीरे इसका वजूद, इसका अस्तित्व व सह अस्तित्व बढ़ता गया। व्यक्ति में कई प्रकार की भिन्नता होती है जो उसकी दृष्टिकोण को, उसकी सोच को, उसकी अवधारणा को, सबको बदल डालता है। हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी, जब मैं प्रत्यक्षण के सिद्धांत की चर्चा कर रहा था, कि व्यक्ति का जो प्रत्यक्षण होता है वह उसकी अतीत की पृष्ठभूमि, वर्तमान की मनः स्थिति और भविष्य की सोच, भविष्य की योजना आदि पर काफी हद तक निर्भर करता है और उसके तदनुसार उसके व्यक्तित्व में भिन्नता देखने को मिलती है। व्यक्ति में सामान्यतः कुछ भिन्नता होती है, जैसे शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता कोई बहुत लंबा होता है, कोई बहुत नाटा होता है, कोई बहुत मोटा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई बहुत पतला होता है। किसी के गाल गोल गोल फूले फूले होते हैं, किसी के पचके होते हैं, किसी के पेट निकले होते हैं, किसी के पेट अंदर होते हैं। इस प्रकार की शारीरिक भिन्नता से उसके व्यक्तित्व में भी अलग अलग परिवर्तन देखा गया। मनोवैज्ञानिकों ने इसका विस्तृत और गहन अध्ययन किया और उनका क्षेत्र है जिसमें इसकी चर्चा है कि भाई जो गोल मटोल है बड़ा हंसमुख होता है, प्राय ऐसा अध्ययन करके पाया गया। जो छोटा है उसके अलग सोच होती है, जो बहुत लंबा है उसके अंदर एक दूसरे प्रकार की आत्मविश्वास देखने को मिलती है। तो खैर ये एक अलग विषय है, फिर भी मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि शारीरिक भिन्नता के कारण मनुष्य के व्यक्तित्व में, उसकी सोच में, उसके दृष्टिकोण में, उसके अवबोधन में, उसके प्रत्यक्षण में भी भिन्नता देखी जाती है। तो सबसे पहली भिन्नता होती है शारीरिक भिन्नता, यानी कि फिजिकल डिफरेंस। उसके बाद मानसिक भिन्नता। मानसिक भिन्नता बुद्धि लब्धि के आधार पर, इंटेलिजेंस के आधार पर होती है। कुछ की बुद्धि बहुत कम होती है, वो इडियट, मोरोन, लोअर लेवल 10% से भी कम उसकी जो आईक्यू होती है उसको कहते हैं। कुछ औसतन होते हैं, गुड, कुछ वेरी गुड, कुछ एक्सेलेंट, कुछ आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। तो जो इंटेलिजेंट होते हैं वो किसी चीज को, अपनी स्थिति, परिस्थिति, पर्यावरण को जल्दी से जल्दी ग्रहण करते हैं। कम से कम समय में अधिक से अधिक एक्यूरेसी के साथ जो किसी चीज को समझ जाते हैं वो अधिक इंटेलिजेंट होते हैं। और जो बहुत अधिक समय लगाकर भी चीजों को उलझाए रखते हैं, उसको एक उसकी जटिलता बनाए रखते हैं,
वो सुलझा नहीं पाते, उसको स्पष्ट सुस्पष्ट नहीं कर पाते, उनकी बुद्धि लब्धि एक सामान्य दृष्टिकोण में कम मानी जाती है। ऐसे तो मैंने मनोवैज्ञानिक लोग बुद्धि लब्धि नापते हैं, MA/CA into 100, मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज into 100, देयर आर सम फार्मूलाज। बट हम अपने अवलोकन के आधार पर, किसी व्यक्ति के स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के आधार पर, उसकी त्वरित प्रतिक्रिया के आधार पर, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर, उसकी शीघ्र किसी समस्या के निदान व समाधान के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यह व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है और यह व्यक्ति कम बुद्धिमान है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेंटल लेवल पर डिफरेंस होता है, जो इंटेलिजेंट कोशिएंट यानी कि बुद्धिमत्ता के आधार पर डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस होता है इंटेलेक्चुअल लेवल पर। मेंटल डिफरेंस में इंटेलिजेंट कोशिएंट लेवल पर भी डिफरेंस होता है और मेंटल डिफरेंस के अंतर्गत उनकी बौद्धिक सोच के आधार पर भी डिफरेंस होता है। बौद्धिक सोच अलग अलग होती है व्यक्ति की, वो अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग दर्शन से, अलग अलग सोच से, अलग अलग चिंतन से प्रभावित होती है। तो अलग अलग व्यक्ति की जो बौद्धिकता होती है, कोई बौद्ध धर्म को पढ़ा है, कोई जैन धर्म को ज्यादा पढ़ा है, कोई ईसाई धर्म को पढ़ा है, कोई सिख धर्म से ज्यादा प्रभावित है, कोई वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा प्रभावित है। तो अलग अलग व्यक्ति की जो इंटेलेक्चुअल लेवल होती है वो उसके दर्शन से, उसकी चिंतन से प्रभावित होती है। उसके बाद आता है सामाजिक भिन्नता। सामाजिक भिन्नता का मतलब होता है कि कुछ व्यक्ति एक संयुक्त परिवार में उसका परवरिश होता है, फिर उसके अगल बगल आस पास पड़ोस के मोहल्ला और उसके पड़ोसी, उसके या वो किसी फ्लैट्स में रहता है जहां बहुत अच्छा सोशल एनवायरनमेंट है, और एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो आइसोलेशन में रहता है, अकेले रहता है, न्यूक्लियर विद इन न्यूक्लियर फैमिली में रहता है। तो उसकी सामाजिक मन स्थिति अलग होती है। और एक जो संयुक्त में रहता है, उसके आस पास पड़ोस, संस्था, क्लब, उसकी पूरे मोहल्ले, पूरे उसके जिला, सब में उसकी बड़ी अच्छी पकड़ और बहुत अच्छी जान पहचान, बहुत अच्छा उठना बैठना खाना पीना, मतलब बड़े मित्रतापूर्ण, बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध होता है। तो उसकी उसमें और इसमें दोनों में सामाजिक भिन्नता देखने को मिलती है। एक एकदम न्यूक्लियर विद इन न्यूक्लियर, इंट्रा न्यूक्लियर में ग्रोथ होता है, और एक ज्वाइंट प्लस ज्वाइंट प्लस ज्वाइंट में किसी का ग्रोथ हुआ। तो दोनों के सोच में, दृष्टिकोण में, दर्शन में और उसकी अवधारणा में, उसकी अवबोधन में, उसकी प्रत्यक्षण में फर्क देखने को मिलता है। उसके बाद आर्थिक भिन्नता भी मनुष्य में पाई जाती है। आर्थिक भिन्नता, कोई बहुत अमीर होता है, कोई बहुत गरीब होता है, कोई मध्यम वर्गीय होता है, कोई बहुत अमीर परिवार में पैदा लेकर भी गरीब हो जाता है, कोई बहुत गरीब परिवार में पैदा लेकर भी अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपनी विलक्षण बुद्धि के आधार पर बहुत अमीर हो जाता है। कोई लोअर मिडिल क्लास होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, कोई अपर मिडिल क्लास होता है, कोई अपर मिडिल क्लास होता है। इस तरह से आर्थिक भिन्नता के आधार पर भी मनुष्य के सोच, दृष्टिकोण और उसकी धारणा, अवधारणा, प्रत्यक्षण में अंतर पाया जाता है। उसके बाद राजनीतिक भिन्नता, मनुष्य की जो इंडिविजुअल डिफरेंस की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें राजनीतिक भिन्नता होती है। कुछ लोग हमेशा सत्ता पक्षी होते हैं, सरकार किसी की भी बने वो उसके साथ ही रहते हैं। ऐसी मनोवृत्ति देखी जाती है कुछ लोगों की, चाहे उसकी कुछ भी दर्शन, कुछ भी सोच हो, जो भी सरकार, जिधर चांद उधर सलाम, ऐसे कुछ लोग होते हैं समाज में। जिसकी जो पावरफुल लोग हैं उनके साथ वो मिल जाते हैं। कई बड़े बड़े व्यापारी वर्गों को देखा गया है कि वो जिसकी सरकार है उसके साथ ही चलते हैं। बड़े बड़े हैं, ये भी नाम लेने में मुझे कोई हिचक नहीं है। जैसे अंबानी ग्रुप ही है, उत्तर प्रदेश में जब वो कल्याण सिंह की सरकार आई तो उनके साथ भी मिल गए, मायावती की सरकार आई तो उनके साथ भी मिल गए, जो भी सरकार आई उनके साथ मिल गए। वो जल्दी पंगे नहीं लेते, सरकार के साथ मिलकर अपना ग्रोथ करते हैं। कुछ लोग प्रतिपक्षी, विपक्षी होते हैं, वो हमेशा विपक्ष, विरोध करना उनको अच्छा लगता है। सरकार की गतिविधियों का अवलोकन करते हैं और उस पर बड़े आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, और जो भी कमियां होती है
उसको उसके अनुसार उनका व्यक्तित्व, उनकी प्रतिक्रिया, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया, उत्तर प्रत्युत्तर देखने को मिलता है। उनके रिएक्शंस उसी के अनुसार होते हैं। कुछ लोग समदर्शी होते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो इस तरह से राजनीतिक दृष्टि से व्यक्ति अलग अलग होता है। कुछ पूंजीवादी सोच की सरकार के साथ होते हैं, कुछ साम्यवादी सोच की सरकार के साथ होते हैं, कुछ समाजवादी सोच की सरकार के साथ होते हैं। तो उनकी सोच कुछ वामपंथी होते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक भिन्नता भी व्यक्ति के अंदर देखने को प्रायः मिलती है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक भिन्नता, एक वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत के तहत मनोवैज्ञानिक भिन्नता भी व्यक्ति में पाया जाता है। कुछ व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है, वो समाज में ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता, दोस्तों से भी अलग, परिवार से भी अलग, एक कमरे में बैठकर वो खूब सुंदर, बड़े ही रचनात्मक और सृजनात्मक, वो कलाकारिता, चित्रकारिता है ना, वो पेंटिंग करता रहेगा, कोई कार्टून बनाता रहेगा। वो ऐसा नहीं कि समाज के लिए काम नहीं कर रहा, लेकिन समाज से अलग रहकर समाज के लिए कुछ रचनात्मक कार्य कर रहा है। वैज्ञानिक लोग प्राय लैब के अंदर रहते हैं, उनके ज्यादा बहुत सोशल रिलेशन, सोशल कॉन्टेक्ट, अब अपवाद तो हो सकते हैं, लेकिन प्रायः देखा जाता है जो बड़े कमिटेड साइंटिस्ट होते हैं वो समाज से अपने को अलग रखते हैं और बड़े बड़े शोध करके अंत में समाज के लिए ही काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जो इंट्रोवर्ट है वो बुरे लोग होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब है कि वो अपने अंदर झांकते हैं और अपने काम को समाज से अलग रहकर समाज के लिए ही अच्छा काम, रचनात्मक, सृजनात्मक, कलात्मक, अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। चाहे वो पत्रकार हो, चित्रकार हो, कलाकार हो, वास्तुकार हो, जो भी हो, पेंटर हो, ये सब। दूसरे एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं, अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं बहिर्मुखी प्रतिभा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो इंट्रोवर्ट, और एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व जैसे जो पॉलिटिक्स में होते हैं। उनका हमेशा रात दिन लोगों के बीच उठना बैठना हो। वो घर भी आएंगे तो 10 आदमी उनके पीछे पीछे आएगा, सुबह उठते ही 10 आदमी आ जाएगा, रात 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक उनकी बैठकी लगी रहती है। फिर वो जहां जाएंगे उनके साथ वो एक समूह में, एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो ये एक एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं। उसी तरह बिजनेस में जो लोग होते हैं वो आइसोलेशन में काम नहीं करते, उनको काफी लोगों से मिलना जुलना, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, अपने स्टाफ्स, तो वो एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं। जो सोशल वर्कर होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं एक्सट्रोवर्ट जनरली होते हैं। तो ऐसे स्वभाव व्यक्ति का जन्म के साथ ही आपको, एक भाई उसी परिवार में पैदा लिया इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट होता है, ये देखने में आता है। तो किसी को पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, ग्रेगरियस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज अच्छा लगता है, तो कोई इंट्रोवर्ट एक्टिविटीज में अपने आप को संलग्न करके उसी में निपुणता हासिल करने। और कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व होते हैं जिसको हम कहते हैं एम्बिवर्ट, उभयमुखी। ये दोनों प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। परीक्षा के समय इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, कंपटीशन की तैयारी के समय एकदम अलग होकर तैयारी करेंगे, और जब कम्पीट कर जाएंगे, बड़े पोस्ट पर आ जाएंगे, अच्छे उनको प्रशासनिक पद मिल जाएगा, फिर पूरे सोशल हो जाते हैं। तो समय के अनुसार वो ढालते हैं और वो समय अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार अपने आप को अंतर्मुखी या बहिर्मुखी बना लेते हैं और वो उभयमुखी होते हैं। ऐसे तो ऐसे व्यक्तित्व को सब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जिसमें दोनों गुण होते हैं। लेकिन फिर भी किसी में इंट्रोवर्ट की डोमिनेंस होती है, किसी में एक्सट्रोवर्ट की डोमिनेंस होती है, किसी में दोनों है। पूरी तरह इंट्रोवर्ट कोई नहीं होता, पूरी तरह एक्सट्रोवर्ट भी कोई नहीं होता, और पूरी तो एम्बिवर्ट ही ज्यादा होते हैं। लेकिन बैलेंस्ड, इक्वली बैलेंस्ड बहुत कम मिलते हैं, कहीं ना कहीं डोमिनेंस होता है। तो उस आधार पर हम उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, एम्बिवर्ट कहते हैं। उसी प्रकार भावात्मक भिन्नता होती है। हर व्यक्ति का अलग इमोशनल कोशेंट होता है, उसी के आधार पर उसके मन में शांति और सुकून होती है। चाहे उसके पास पैसा हो ना हो, वो शांति, सुख, संतोष, सुकून महसूस करने वाला व्यक्ति होता है। इसके इमोशनल कोशेंट पर निर्भर करता है। इसके हायर द इमोशनल कोशेंट, हायर द पीस ऑफ माइंड, हायर द सेटिस्फैक्शन लेवल। तो उसके कोई आर्थिक स्थिति से और कोई बहुत बड़े पद से लेना देना नहीं।
उसकी खुशी उसके पद से जुड़ी नहीं है, उसकी खुशी उसकी आर्थिक उपलब्धि से जुड़ी नहीं होती, उसकी खुशी उसके अपने मन स्थिति से जुड़ी होती है। तो उसको कहते हैं भावात्मक भिन्नता। किसी में कम होती है, कुछ सब कुछ मिलने के बाद भी अशांत है, सर्वश्रेष्ठ स्थान पर सबसे अच्छा उसको हर सुख है, उसके बावजूद भी वो दुखी, हर संपन्नता है उसके बाद भी व्यक्ति दुखी होता है। कहीं भी चला जाएगा, वो ऑक्सफोर्ड भी चला जाएगा, वो गांव में भी चला जाएगा, जहां भी जाएगा दुखी नहीं। और एक दूसरी तरफ एक व्यक्ति क्राइसिस से क्राइसिस सिचुएशन में भी सुखी रहता है। तो ये इमोशनल क्वेश्चन यानी भावात्मक भिन्नता के आधार पर इस प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं। उसके बाद अभिवृत्त्यात्मक भिन्नता यानी एटीट्यूडिनल चेंज, एटीट्यूडिनल डिफरेंस होता है इंडिविजुअल। एटीट्यूडिनल डिफरेंस का मतलब किसी की सोच हमेशा सकारात्मक होती है, वो खराब से खराब परिस्थिति में भी सकारात्मक सोचेगा, विषम परिस्थिति में भी सकारात्मक सोचेगा, संकट की घड़ी में भी सकारात्मक सोचेगा, वह स्वर्ग नरक को भी स्वर्ग देखेगा, जंगल में भी मंगल करने की प्रवृत्ति होती है। और दूसरी ओर किसी की एटीट्यूड निगेटिव होती है, चाहे वे एक ही परिवार में दोनों पैदा लिए हैं, फिर भी एक ही समाज एक ही संस्थान में रहते हैं, फिर भी उनकी एटीट्यूड में डिफरेंस देखने को मिलता है, वो निगेटिव होते हैं। सब कुछ होने के बाद भी स्वर्ग में भी उनको कमी दिखेगी, वो नर्क जैसा ढूंढेंगे। सारी संपन्नता के बाद भी उनको वहां पर क्राइसिस नजर आएगा, उनको कमियां नजर आएगा, उनके दृष्टिकोण हमेशा आलोचनात्मक होगी। तो ये एटीट्यूडनल डिफरेंस व्यक्ति में देखा जाता है। हालांकि कई बार कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी बहुत सुधारात्मक भी होते हैं, सारे क्रिटिकल अप्रोच बुरे ही नहीं होते, कहीं कहीं पर निगेटिव थिंकिंग भी बड़ा कारगर होता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि एटीट्यूडनल डिफरेंस में पॉजिटिव माइंडेड लोग और निगेटिव माइंडेड लोग, दो तरह के लोग होते हैं। और भी कई तरह की एटीट्यूडनल अप्रोच होती है। somebody has negative approach towards marriage, they never want to marry. Somebody has a positive approach towards marriage, no, we must marry. So this is called attitudinal difference. उसके बाद संज्ञानात्मक भिन्नता यानी कि कॉग्निटिव डिफरेंस। कॉग्निटिव डिफरेंस में उनकी अवधारणा, धारणा, दृष्टिकोण, विचार, सोच, उनकी विजन, मिशन, इसमें भिन्नता होती है। उनकी नॉलेज अलग, जिस पर्यावरण में, जैसे वातावरण पर्यावरण में, जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा, जैसे वंश परंपरा, वातावरण, पर्यावरण, प्रकृति, लालन पालन, पोषण, उसके अनुसार उनकी कॉग्निटिव मैप डेवलप होती है, जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक भिन्नता। तो ये भी एक प्रकार की भिन्नता है। उसके बाद धार्मिक भिन्नता। अब धार्मिक भिन्नता जो जिस धर्म में पैदा लेता है उसके हिसाब से उसकी भिन्नता होती है। कोई हिंदू पैदा लिया तो इट इज अ मैटर ऑफ चांस, कोई इस्लाम में पैदा लिया वो मैटर ऑफ चांस। लेकिन अलग अलग धर्म में पैदा होने के बाद भी जाहिर है कि वो जिस धर्म में पैदा लिया है व्यक्ति उस धर्म से प्रभावित होता है। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिनको सभी धर्म के कुछ अच्छे चीज को ग्रहण करना चाहते हैं, बड़े ओपन माइंडेड होते हैं, बड़े लिबरल होते हैं, वो हर प्रकार के धर्म को पढ़ते हैं और सबसे अच्छी चीजों को लेने की कोशिश करते हैं और अपनी धर्म की कुरीतियां, तुरीतियां, व्याधियां, उनके जो उसमें जो कंजर्वेटिव अंधविश्वासी चीजें हैं उसको हटाने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। तो कहने का मतलब धार्मिक भिन्नता है। कुछ सर्वधर्मीय होते हैं जो सभी धर्म से बेस्ट लेना चाहते हैं, कुछ एक्स धर्म, कुछ वाई धर्म, कुछ जेड धर्म, जहां जिस धर्म में उनकी पैदाइश है उससे ही जाहिर है कि उसी वातावरण पर्यावरण में रहते हैं तो उससे प्रभावित होते हैं। तो इसको धार्मिक भिन्नता व्यक्ति में देखने को मिलती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक भिन्नता। आध्यात्मिक भिन्नता में व्यक्ति कोई अपने आप को जानने की कोशिश करता है, आत्मचिंतन करता है, मनन करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, जप तप साधना आराधना करता है। और कोई दूसरा व्यक्ति है जो इन सब चीज से कोई मतलब ही नहीं है, उसको योग से कोई मतलब नहीं, उसको साधना से कोई मतलब नहीं, उसको आराधना से कोई मतलब नहीं, उसको पूजा पाठ जप तप से कोई मतलब नहीं है, वो नास्तिक, फिर भी वो भी अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। ऐसी बात नहीं, वो अपने आप पर ही पूरा भरोसा रखता है। तो आध्यात्मिक भिन्नता
व्यक्ति में देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि आध्यात्म का मतलब अपने आप को जानना, अपने आप से आत्म प्रज्ञ होना। तो आध्यात्मिक विनता भी इसी से संबंधित पहलुओं का अध्ययन है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से हंस आइसेंक ने आर्थिक वैयक्तिक विनता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और किस प्रकार कालांतर में अल्फ्रेड बिनेट ने, जो कि इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट थे और फ्रांस के थे, फ्रेंच इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने किस प्रकार से उसमें अपना योगदान देकर उसको और भी परिष्कृत परिमार्जित किया। तो इसके बारे में हमने जाना। ये भी परसेप्शन की थियरी पर ही आधारित है एक प्रकार से। तो यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई आशंका हो, किसी प्रकार की टिप्पणी करनी हो, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो आप बेहिचक, बेधड़क, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत।